So we'll start from here. Sorry. So ये question है, ball is dropped from a height of 19.6 meter above the ground. It rebounds from the ground and raises itself up to a same height. Take the starting point as the origin and vertically downward as the positive x-axis. Draw approximate plots of x versus t, v versus t, मतलब distance versus time, velocity versus time, and acceleration versus time. Neglect the small interval during which the ball was in contact with the ground. So height of 19.6 meter से हम लोग फेंकते हैं, गिराते हैं. It rebounds from the ground, raises itself to the same height. मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है. एक ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को और वो टकराने के बाद वापस उसी हाइट पे पहुंच जा रहा है, इसका मतलब देयर हैज बीन नो एनर्जी लॉस. जितना एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. बाद में जब ये ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. ये 9th क्लास में हम लोग वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में कर चुके हैं. तो अगर सेम हाइट तक ये राइज कर रहा है मतलब कि कोई भी लॉस नहीं है एनर्जी का. ठीक है. सो अब हम लोग take the starting position as the origin and vertically downward as the positive x-axis. Draw approximate plot of x versus t. तो distance versus time ग्राफ बनाना है और vertically downward को हम लोग positive x लेते हैं. ठीक है. So downward direction में ही ये जो है this is equal to plus of g हो जाएगा. तो x direction में हम लोग लिख सकते हैं x is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है g के बराबर है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है. सो x इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर. सो x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर. तो ये जो अब अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, राइट. सो आप ये देखो, ये जो हमारा ग्राफ है तो एक्स टी ग्राफ में एक्स यहाँ वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम इधर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर. तो ये देखो ये जो फॉर्मेट है y इज इक्वल टू सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का फॉर्मेट है. x यहाँ पे x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का फॉर्म है जो कि एक पैराबोलिक फॉर्म होता है, पैराबोला होता है बेसिकली. सो अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला ऐसे बनता है. देखो 4 तरीके का पैराबोला होता है, मैं जल्दी से तुम्हें बता दूं. एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ऑफ 4ay. दूसरा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay. ठीक है. तो अगर 4 तरीके से ग्राफ बनाओगे प्लस 4ay का मतलब ये जो पैराबोला होता है दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ऑफ 4ay. और पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ऐसे बनाओगे तो ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay. उसी तरह अगर हम लोग पैराबोला इस तरीके का बनाते हैं तो इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax. और लास्ट में पैराबोला का माउथ ओपनिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax. तो ये 4 पैराबोला होता है. यहाँ पे देखो ये क्या है, टाइम एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पे है. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 1/4.9 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू एक्स. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. एक्स क्या है यहाँ पे, वाई एक्सिस पे. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला है. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा. ठीक है. अब जब ये बाउंस करके जब ऊपर जा रहा होगा, राइट, तो उस केस में
आप अगर निकालोगे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v निकाल लो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू जी टी आएगा। जिस वेलोसिटी से यहाँ पे टकराएगा उसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, तो v इज इक्वल टू जी टी। अब ये क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू जी टी बन जाएगा जब ये ऊपर जा रहा होगा। तो जब ऊपर जा रहा होगा तो a क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर जाने समय व्हेन इट इज गोइंग अपवर्ड्स, जब हम लोग अपवर्ड, ये डाउनवर्ड जब आ रहा था तब था, जब अपवर्ड जा रहा है तो a इज इक्वल टू माइनस जी है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, u हमारा क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। सो जी टी इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो x इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो धीरे धीरे क्या है कि x यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो x इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो मेजरमेंट है ये हम कहाँ से कर रहे हैं, ग्राउंड से कर रहे हैं। हमें मेजरमेंट कहाँ से करना है, इधर से करना है, ऊपर से करना है ना, मैक्सिमम हाइट h से करना है। तो ये हो गया जी टी स्क्वायर। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो x डैश जो यहाँ पर से जो मेजरमेंट होगा इस पॉइंट से, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट h माइनस ये हाफ जी टी स्क्वायर था, h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बिकॉज ये जी टी स्क्वायर के आगे ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ बनाएंगे ये x धीरे धीरे कम होगा और ये भी इस फॉर्म में कम। सो इस तरह से ऊपर जाएगा और इस तरह से नीचे आएगा, ये इसका ग्राफ होगा एक्स टी ग्राफ। तो जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो डीसेलरेट कर रहा है। तो इस तरह का ग्राफ जो एक्स टी ग्राफ बनाते हैं वो डीसेलरेशन के लिए बनता है। तो ये भी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों पैराबोला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब दूसरा आपको कह रहा है एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, अब उसके बाद v वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। इसको आप लोगों ने बना लिया है। अगर vt ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में जब नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा प्लस ऑफ जी टी। जब ऊपर जा रहा होगा ऑब्जेक्ट, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी अगर हम लोग करेंगे तो v इज इक्वल टू जी टी माइनस ऑफ, ठीक है, जब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको अगर हम लोग बात करेंगे, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो v इज इक्वल टू, जब यहाँ पर से ऊपर जा रहा होगा तब उस केस में v इज इक्वल टू माइनस जी टी हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा, एक्सेलरेशन मतलब डिक्रीज कर रहा होगा, जी टी माइनस जो भी वैल्यू करेंगे हम। तो जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो माइनस जी टी से स्टार्ट होगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, माइनस जी टी हो गया, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। जब यहाँ टॉप पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी हो गया। ये फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पे गिरा होगा उस समय प्लस ऑफ जी टी रहा होगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो से गिरा, यहाँ आया, इंक्रीज किया इसका वेलोसिटी, प्लस जी टी हो गया। जब ये ऊपर जाना शुरू किया तो इसका वेलोसिटी माइनस जी टी, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन पॉजिटिव नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो जब ऊपर जा रहा है, जब ये टकराने के बाद इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का उल्टा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस जी टी हम लोग ले रहे हैं, माइनस जी टी, और बाद में जाके जीरो हो जाएगा।
तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये v इज इक्वल टू जी टी, देखो ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टाइम पे, लीनियर इक्वेशन लीनियरली वेरी कर रहा है टाइम के साथ वेलोसिटी, तो vt ग्राफ बनाएंगे, v इज इक्वल टू जी टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कब तक? जब तक हिट नहीं कर रहा। जब ये टकरा जाएगा तो ये मान लो ये पोजीशन प्लस ऑफ जीटी है, यहाँ पे ये पोजीशन माइनस ऑफ जीटी हो जाएगा, फिर ये माइनस जीटी से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और ये ग्राफ बनेगा। सो ये एक ग्राफ हो गया, और उसके बाद जैसे ही टकराया, टकराने के बाद ये कहाँ पहुंच गया? माइनस जीटी पे पहुंच गया, यहाँ से फिर से स्टार्ट करेगा, यहाँ रुक जाएगा, टकराया, टकराने के बाद वेलोसिटी जस्ट ऑपोजिट नेगेटिव हो गया, और फिर से टॉप पे पहुंचा तो 0 हो गया। तो इस तरह से ये कंटिन्यू करेगा, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हारा बनेगा, वीटी ग्राफ बनेगा। क्लियर है? इसको अगर कंटिन्यू करोगे तुम तो ये इसी तरह से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर से ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे गिरना शुरू होगा, एक्सेलरेट करेगा, फिर ये यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, फिर से एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, फिर ऑपोजिट हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लस जीटी और माइनस जीटी के बीच में रहेगा। पहले 0 से स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया, प्लस जीटी हुआ, फिर माइनस जीटी हो गया टकराने के बाद, फिर से डीसेलरेट करेगा माइनस जीटी से, 0 होगा, माइनस जीटी से 0 होने के बाद फिर एक्सेलरेट करेगा, और इस तरह से चलता है। तो ये हमारा वीटी ग्राफ हो गया। क्लियर है वीटी ग्राफ सबको? अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं अगर हम लोग, तो एक्सेलरेशन देखो, जब ये नीचे आ रहा है तो प्लस जी है, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी है, राइट? सो ऊपर जा रहा है प्लस जी है, नीचे नीचे जा रहा है तो प्लस जी है एक्सेलरेशन, टकराने के बाद जब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, उसके बाद फिर से प्लस जी हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Next question: a stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. तो हमारे पास एक बलून है, हॉट एयर बलून जैसा जो होता है, तो yeah, so stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. ये बलून जा रहा है ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, यहाँ पर हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है, ये लेट्स से ग्राउंड लेवल है। So if the balloon was 50 meter high when the stone was dropped, जब स्टोन को ड्रॉप किया तो इसका जो हाइट है वो 50 मीटर। When the stone was dropped, find its height when the stone hits the ground. तो जब स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो स्टोन कैसे जाएगा? देखो, इनिशियली इसमें स्पीड जो 5 मीटर पर सेकेंड था, इस पे भी जो इनिशियल स्पीड रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड रहा होगा। जब इसको आप ड्रॉप करोगे तो ये क्या है, पहले ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने के बाद ये फिर नीचे आएगा। हाँ नामिका, पूछो, कुछ पूछ रहे थे बेटा? अनामिका, आपने रेज हैंड किया था, आपको कुछ पूछना है? So stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. Balloon ऊपर जा रहा है
इफ द बैलून वाज 50 मीटर हाई व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, यहाँ से 50 मीटर के हाइट पे था जब स्टोन को ड्रॉप किया। तो जब आपने स्टोन को ड्रॉप किया तो उस स्टोन पे भी सेम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड रहा होगा। जब ये ऊपर जा रहा है तो स्टोन का भी वेलोसिटी इस समय 5 मीटर पर सेकेंड ही रहा होगा जब ये हमने रिलीज किया है इसको। तो फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो हमें निकालना है कि जितने टाइम में स्टोन यहाँ से ऊपर जाके नीचे आता है उतने टाइम में ये और कितना ऊपर बैलून चला जाएगा। बैलून थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, है ना? तो कितने हाइट पे पहुंच जाएगा, ये हाइट हम लोग को निकालना है। अब ये देखिए कि जब पहले हम लोग इसका निकालते हैं कि कितना टाइम लगता है। लेट टी बी द टाइम in which stone falls to the ground। ग्राउंड में जब गिरता है टी टाइम लगता है। तो हम लोग अगर जी को पॉजिटिव, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो इनिशियल वेलोसिटी यू लोगे वो क्या लोगे, -5 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर हम नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर है सभी को? यस सर। अब एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू प्लस ऑफ g विच इज इक्वल टू प्लस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t टाइम में गिरता है यहाँ पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है h, यहाँ से लेके मतलब स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये h के बराबर ही डिस्प्लेसमेंट, जितना ऊपर गया वापस आया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस तो h ही है। h इज इक्वल टू नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस ऑफ 50 मीटर हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। h इज इक्वल टू, मतलब जो हमारा इक्वेशन होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज डाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, +50 इज इक्वल टू u कितना है, -5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। इसको कट करेंगे, ये 5 हो गया। 50 इज इक्वल टू -5t प्लस 5t स्क्वायर। तो इसको हम लोग टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0, पूरे में से 5 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। तो ये टी स्क्वायर माइनस टी और 10 को इधर राइट साइड में ले आएंगे, -10 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इससे t का जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा, t इज इक्वल टू माइनस, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1 प्लस माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 प्लस 40/2 है। सो टाइम इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √41 डिवाइडेड बाई 2। टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है तो बस पॉजिटिव वाला लेंगे, 1 प्लस √41/2। इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आएगा √41 + 3.7 सेकेंड आता है। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 3.7 सेकेंड। अब ये 3.7 सेकेंड में ये इधर गिर रहा है, तो उतने टाइम में बैलून कितना मूव कर गया होगा। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय बैलून इन दिस टाइम, डिस्टेंस moved by balloon in this time, डिस्टेंस क्या होगा, h1, और ये वेलोसिटी v इंटू टी हो जाएगा। वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के, और टाइम है 3.7, तो 5 इंटू 3.7 कर लोगे तो आंसर आएगा 18.5। सो ये 18.5 मीटर ऊपर चला जा रहा है उतने टाइम। जितने टाइम में ये स्टोन ग्राउंड पे गिरेगा
उतने टाइम में ये 18.5 मीटर और ऊपर चला जा रहा है. सो उसका टोटल हाइट निकालोगे. सो टोटल हाइट ऑफ बैलून इज इक्वल टू, पहले से 50 मीटर के हाइट पे था और 18.5 मीटर और ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, 68.5 मीटर. क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, Dimple, please ask your question if you have. सर यहाँ बलून पे ग्रेविटी नहीं लगेगा? नहीं, बैलून तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. अब उसके अंदर कुछ एक हॉट एयर बैलून में क्या होता है कि नीचे से भी कुछ फोर्स लग रहा होता है, बिकॉज यहाँ पे वो हम लोग जो इसके अंदर जो हाइड्रोजन वगैरह रहता है उसको जलाते हैं, जिसके वजह से वो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ जाने के लिए. तो ग्रेविटी और उसका फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसल आउट करके उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर मूव करा है. मतलब इसका जो ग्रेविटी फोर्स होगा जो नीचे के तरफ, इस बैलून को नीचे के तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और जो फोर्स इसको ड्राइव कर रहा है ना, जो फ्यूल की वजह से फोर्स है वो, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा. F इज इक्वल टू एफ जी, जिसके वजह से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो जब भी ये लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब हम मान रहे हैं कि उस पे सारे फोर्सेस जीरो एड अप कर रहा है. देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन. ठीक है? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. निकलिया सभी ने? Yes, sir. यस सर. Next question, a football is kicked. So a football is kicked with a velocity 20 meter per second at an angle of 45 degree. अब ये आ गया देखो velocity in plane वाले question, projectile motions. So a football is kicked with a velocity 20 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. U is equal to 20 meter per second. Angle theta is equal to 45 degree. Find the time taken by the ball to strike the ground. तो पहले time of flight, first case में हम लोगों को time of flight निकालने बोला है. Time of flight का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? T is equal to क्या होता है, जल्दी बताओ. sin theta by g. 2u sin theta by g हो गया time of flight. So 2u sin theta by g, 2 into 20 into sin 45, g का वैल्यू 10 लेने बोला हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है? सो ये 10 इसको कैंसिल करेंगे. सो 4 into 1 by root 2, सो ये हो गया 2 root 2 सेकेंड. ठीक है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा 2 root 2 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1.414 into 2 कर लेंगे, 2.828. बी पार्ट कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस. तो मैक्सिमम हाइट h निकालना है. सो मैक्सिमम हाइट, इसका फॉर्मूला हमको कौन बताएगा? U squared sin square theta by 2g. बहुत बढ़िया. किसने बताया? सर राहुल. राहुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा. सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना. सो दिस इज, यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग. 20 into 20 साइन 45 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 10. कैंसिल कर लिया. सो 20 into 1 by root 2 का होल स्क्वायर, तो 1 by 2 हो गया. 20 by 2 10 हो गया. सो 10 मीटर इसका मैक्सिमम हाइट हो गया.
सी पार्ट में हमें कह रहा है हाउ फार अवे फ्रॉम द किक डज इट हिट द ग्राउंड, तो मतलब रेंज निकालना है। रेंज का कौन फॉर्मूला बताएगा? U square sin 2 theta upon G. Sin 2 theta by G. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे होशियार बच्चे हमको मिल गए हैं। हम तो पता नहीं इतने रिजल्ट हो जाएंगे तो पेपर ही नहीं बचेगा छापने के लिए, सब पेपर में भर जाएगा। नहीं है बच्चों? भरेगा नहीं भरेगा? यस सर, ओवर हो हाँ, जाएगा। मतलब पूरा भर जाना चाहिए पेपर, कहीं कुछ नहीं बचना चाहिए। मतलब हमको एकदम जो है अलग से पेपर ऊपर छपवाना पड़े, ऐसा होना चाहिए। 20 साइन 90 डिग्री हो गया 1। हाँ बेटा, सर इसमें वी स्क्वायर बाय जी भी तो लगा सकते हैं ना? किसके? मैक्सिमम हाइट के लिए? रेंज 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 के लिए? हाँ तो वही तो हो गया ना, क्योंकि 45 डिग्री पे है तो मैक्सिमम हाइट होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 90 डिग्री 1 ही तो हो गया, तो वही हो गया यू स्क्वायर बाय जी। तुम अगर उसको पहले ही भाप लिए कि ये 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आता है, तो उस केस में तुम डायरेक्टली लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लाइन लिखना पड़ेगा तुमको कि भाई 45 डिग्री के लिए मैक्सिमम रेंज होता है, इसीलिए हम लोग रेंज मैक्सिमम रेंज को यू स्क्वायर बाय जी लेके चल रहे हैं। तो रेंज यहाँ पे 40 मीटर। लिख लिया सबने? Yes, sir. अब 12th क्वेश्चन है, a helicopter on a flood relief mission flying horizontally with a speed u at a altitude h, तो horizontally ये fly कर रहा है with a speed u और height इसका h है, has to drop a food packet for a victim standing on the ground, तो एक food packet यहाँ से इसको drop करना है, किसके लिए? एक victim के लिए जो कि ground पे खड़ा है। At what distance from the victim should the packet be dropped? The victim stands in the vertical plane of the हेलीकॉप्टर्स मोशन, तो ये d डिस्टेंस पे दिया हुआ है, हमको d डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। एट व्हाट डिस्टेंस मतलब हेलीकॉप्टर इस विक्टिम से कितने डिस्टेंस पे इसको फूड पैकेट को ड्रॉप करेगा कि प्रोजेक्टाइल से जो उसको मोशन के वजह से जो इसको मिलेगा फूड पैकेट इसको मिल जाए। तो अब ये देखो कि बहुत इसको ब्रेक कर लेते हैं मोशन इन अ प्लेन वाली चीज को, तो जो यहाँ पे y डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं, सो मोशन इन y डायरेक्शन अगर हम बात करेंगे तो देखो uy इज इक्वल टू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, ठीक है। y इज इक्वल टू प्लस h, मान लो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं इसको अगर हम लोग, ठीक है। और ay इज इक्वल टू प्लस ऑफ g हो जाएगा, राइट। सो अब हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो अब इसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू यू वाई टी, मतलब 0t 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन g इंटू टी स्क्वायर। सो इससे आ जाएगा 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर और t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी। ये y डायरेक्शन से हमको टाइम निकल गया कि कितने डिस्टेंस कितने टाइम में ये वर्टिकल डिस्टेंस h को कवर करेगा, ठीक। अब हम लोग x डायरेक्शन के मोशन को देखते हैं। x डायरेक्शन के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ax इज इक्वल टू 0 है, तो जो डिस्टेंस होगा x इज इक्वल टू, वो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड ux इंटू टाइम t करेंगे। x डायरेक्शन में डिस्टेंस d है, ux u के बराबर है और t जो है रूट अंडर 2h बाई जी के बराबर, तो कितने डिस्टेंस पे इसको देना होगा? दिस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू u रूट अंडर 2h बाई जी। अब कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम, मतलब अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना हो
कि ये कितना डिस्टेंस है, विक्टिम से ये हेलीकॉप्टर डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है। तो ये क्या होगा, रूट अंडर से ये डिस्टेंस मान लो x है, सो x इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, x इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस 2hu स्क्वायर बाय g। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? yes sir, अब ये इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन है। A particle is projected horizontally with a speed u, तो एक पार्टिकल है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया u, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, with the horizontal, how far from the point of projection will the particle strike the plane। तो हम लोग को ये निकालना है कि ये प्लेन को कितने डिस्टेंस के बाद ये जाके इस प्लेन पे गिरेगा, मतलब हमें AP का जो डिस्टेंस है ये निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस AP। तो अब हम लोग पहले y और x बेसिकली अलग अलग अगर हम लोग सॉल्व करें, मतलब इसको भी हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन के तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो ये y डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये y एक्सिस ले लेते हैं, इसको x एक्सिस ले लेते हैं इधर पॉजिटिव। तो इधर हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी uy है y डायरेक्शन में, तो पहले हम लोग y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। uy हमारा 0 है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो y ट्रैवल किया है ना, y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो y है। और अगर ay हम लोग निकालें तो ay इज इक्वल टू प्लस जी है। तो मान लो t टाइम में ये आके टाइम टेकन इज इक्वल टू t, तो y इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा है। सो y इज इक्वल टू uy t 0 इंटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, पहला इक्वेशन हो गया। y डायरेक्शन में मोशन हमने पढ़ लिया। अब x डायरेक्शन में अगर मोशन को एनालाइज करें, x डायरेक्शन में ux इज इक्वल टू u है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू ux इंटू टी, क्योंकि ये x 0 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, तो ut हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो इसमें से अगर हम लोग t को लिख सकें तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू हाफ g इंटू टाइम को हम लोग लिख सकते हैं x बाई यू सेकेंड इक्वेशन से। ये सेकेंड इक्वेशन से टाइम इज इक्वल टू x बाई यू हो जाएगा, ठीक, इसको रिप्लेस कर लिया। सो y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये हमारा y का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें जो ये y का वैल्यू है, अब हमारे पास एक जो फॉर्म, जो ये एंगल थीटा दिया हुआ, इस पे हम लोग एक रिलेशन अगर निकाल सकते हैं, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। y बाय एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा है। सो ये हमारा थर्ड इक्वेशन, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर दें फ्रॉम 3 एंड 4, हमारे पास आ जाएगा x tan थीटा
इज इक्वल टू हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। सो अब ये x और x कैंसिल हो गया, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर हम लोगों ने ऑलरेडी है, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये 2 हमने 2 बार लिख लिया था। अब ये इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 2u स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू x हो। x का वैल्यू 2u स्क्वायर tan थीटा बाय g है, और अगर हम लोग y का वैल्यू इसी तरह से देखते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा था, इसके जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2u स्क्वायर tan थीटा बाय g इंटू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय g होगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब अगर हमें AP का लेंथ निकालने बोला है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो AP का जो लेंथ होगा वो दैट इज इक्वल टू रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इससे अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर हो गया हमारा 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय g का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे 2u स्क्वायर tan थीटा बाय g का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा या tan 4 थीटा है, तो तुम 2u स्क्वायर tan थीटा बाय g को बाहर कर लो, 2u स्क्वायर tan थीटा बाय g को बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर है तो tan 4 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर लो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, उसका स्क्वायर रूट sec थीटा होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2u स्क्वायर tan थीटा इंटू sec थीटा डिवाइडेड बाय g। ये हमारा AP का डिस्टेंस होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब ये 14th क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। So the projectile is fired with a speed u at an angle theta with the horizontal. Find its speed when its direction of motion makes an angle alpha with the horizontal. तो इसका स्पीड हमें निकालना है जब ये अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, मतलब लेट्स से यहाँ पे स्पीड निकालना है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से जो इसका एंगल है ये अल्फा है, राइट। सो अब देखो इसके हम लोग दो वेलोसिटीज निकालते हैं, ये vx निकालते हैं और ये vy निकालते हैं, हमें v निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो x डायरेक्शन में, अच्छा इनिशियली जो वेलोसिटी था ये x डायरेक्शन में इधर है और ये y डायरेक्शन में है, ये ux हो गया और ये uy हो गया। सो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है vx, दिस इज इक्वल टू
u cos थीटा। x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, vx विल बी ux ओनली, तो पहले ux लिख लेते हैं इसको। ux इज इक्वल टू u cos थीटा, uy इज इक्वल टू u sin थीटा। अब इसके अलावा ax इज इक्वल टू 0 और जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है दिस इज इक्वल टू -g, है ना। सो अब अगर ये यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना है t टाइम के बाद, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी हो जाएगा। ax x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस 0 इंटू टी, तो दैट मीन्स vx इज इक्वल टू ux, दैट इज u cos थीटा। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये u cos थीटा हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जो Vy होता है, अब इसी में सॉल्व हो जाएगा, उतना जरूरत भी नहीं। Vx क्या है हमारा, Vx है V cos अल्फा के बराबर, सो V cos अल्फा इज इक्वल टू U cos थीटा, है ना। V का cos अल्फा इज U cos थीटा, तो वेलोसिटी V क्या हो जाएगा, U cos थीटा बाय cos अल्फा हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं U cos थीटा इंटू sec ऑफ अल्फा। y डायरेक्शन में निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये v का एंगल हम लोग को पता है अल्फा, तो जो v का x डायरेक्शन में मोशन होगा, v मतलब वेलोसिटी होगा, दैट इज vx, दैट इज इक्वल टू v cos अल्फा। तो v cos अल्फा जो है u cos थीटा के बराबर हो जाएगा, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को वैल्यू v का निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Next question: a bullet is fired horizontally, aiming at an object which starts falling at the distance at the instant the bullet is fired. So, एक बुलेट को हमने हॉरिजॉन्टली फायर किया, so that the bullet will hit the object. अच्छा, ठीक है। यहाँ पे से बुलेट फायर किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, राइट। तो जिस समय इंस्टेंट पे हमने बुलेट को फायर किया है, उसी इंस्टेंट पे ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू होता है, ठीक है। तो ये बुलेट भी जो है ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन से आएगा, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर के जब तक यहाँ पहुंचेगा, ये जो है आके इसको हिट करेगा, मतलब टाइम टेकन हैज टू बी सेम। तो यहाँ पे कहाँ पे हिट कर रहा है, डी पॉइंट पे हिट कर रहा है। सो इनिशियल वेलोसिटी अगर इसका हम लोग जो u है, uy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो bd जो डिस्टेंस होगा, bd इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर बस हो जाएगा, uy क्योंकि 0 है, प्लस जी से नीचे आ रहा है ना। अब ये जो हाफ जी टी स्क्वायर है उतने टाइम में अब ये जो ऑब्जेक्ट गिरा है जितने टाइम में, अब अगर बुलेट का हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, बुलेट जो फॉर्म क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय बुलेट इन टाइम t इन y डायरेक्शन। बुलेट को तुमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी u x डायरेक्शन में दिया है,
तो ux तो हो गया u और uy इज इक्वल टू 0 है। y डायरेक्शन में इसका मूवमेंट देखो, ये मूवमेंट जो है y इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। uy 0 है तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस बुलेट मूव करेगा y डायरेक्शन में, दैट इज ऑल्सो अगेन इक्वल टू बी डी ओनली। तो हाफ जी टी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर सेम है, राइट? सो डिस्टेंस, so since distance moved by object in y direction is same as distance moved by bullet in y direction, hence the bullet will hit the target। ठीक है, क्योंकि टारगेट भी फ्री फॉल हो रहा है उसका जी के रेस्पेक्ट, मतलब जी के वजह से, और वो बुलेट का भी फ्री फॉल हो रहा है। तो दोनों जाके जब बुलेट हिट करेगा, जब हमने एम कर लिया है इसको इसके तरफ, और जब हम लोग गोली चलाएंगे तो जितना दूर ये नीचे जाएगा उतना ही बुलेट भी नीचे जाएगा और फाइनली इसको जाके हिट करेगा। एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हिट नहीं करेगा, कहीं यहाँ पे डी पॉइंट पे हिट करेगा। क्लियर है? यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। अब इसके बाद बोट और वो जो अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है वो हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। एक और क्वेश्चन रहता है जो कि हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो हम लोग करेंगे और फिर हमारा ये हो जाएगा इसमें से, ऐसे वर्मा से। देखो ये जो 3 पार्टिकल, ये काफी एग्जाम्स में आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 तरीके से सॉल्व होता है, राइट? बट ठीक है, दोनों तरीके से एक एक बार हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या चीज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझो। 3 particles A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle। इनिशियली जो है एक पार्टिकल A पे है, दूसरा पार्टिकल B पे है और तीसरा पार्टिकल C पे है। ठीक है, now so are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side D। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका जो साइड है ये D हो गया, ये भी D हो गया, ये भी D। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये कब स्टार्ट होता है? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होता है। Each of the particle moves with a constant speed v। A always has its velocity along AB, B along BC and C along CA। At what time will the particle meet each other? मतलब A का डायरेक्शन हमेशा B के तरफ है, B का डायरेक्शन C के तरफ है और C का डायरेक्शन A के तरफ। अगर जैसे सबसे पहले ये सोचो कि ये तीनों मूव करना शुरू किए, ये A भी मूव करना शुरू किया, B भी और C भी, ये तीनों इस डायरेक्शन में मूव किया। लेकिन थोड़ी देर बाद A थोड़ा आगे आ गया तो C को क्या करना पड़ेगा? अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। और B भी बिकॉज आगे आ गया तो पहले A का जो ये डायरेक्शन था B के तरफ, अब ये डायरेक्शन करना पड़ेगा। तो B को अपना A को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ा, B को भी अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ा क्योंकि C आगे मूव कर गया है, और C को भी अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ा क्योंकि A आगे मूव कर गया। अब इसी तरह से ये अपना डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज करता रहेगा। A1 पे आ गया, फिर A2 पे आ गया, A3 पे आ गया, उसी तरह B B1 से B2 से B3 पे आ गया, राइट? C जो है C1, C2 और C3 पे आ गया। अब ये जब
धीरे धीरे जब ऐसे करता जाएगा तो ए क्या पाथ लेगा, ए इस तरह से एक कर्व्ड पाथ लेके ओ तक पहुंचेगा। उसी तरह बी जो है कर्व्ड पाथ लेके ओ तक पहुंचेगा। ये तीनों आके मीट कहाँ पे करेंगे, ये तीनों आके सेंट्रॉइड पे जाके मीट करेंगे। So each of this will meet at the centroid O. So since A is directed towards B and B is directed towards C and C is directed towards A, each of the particle will take a curved path to meet at O. अब अगर हम लोग ये देखें, किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम इसको देखोगे तो वो AO से क्या एंगल बना रहा होगा, एक पार्टिकल का जो इसका वेलोसिटी है ये AO से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। So at any instant, so let us consider the motion of A. So at any instant, it makes 30 degree with AO. जो इसका मोशन का जो डायरेक्शन है वो AO से हमेशा 30 डिग्री के एंगल पे बना रहा होगा, मतलब ये होगा। क्यों 30 डिग्री पे? अगर तुम पहले ABC लो और बाद में A1, B1 और C1 लोगे, ये भी क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ही है। A1 और ये B1 और ये C1 A1 जो इसको ज्वाइन करोगे, ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल ही होंगे। जब भी तुम तीनों पार्टिकल को मीट कराओगे, A2 B2 C2 को ज्वाइन करोगे, वो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। A3 B3 C3 को ज्वाइन कराओगे, वो भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो जब सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो AO या A1O या A2O या A3O, उसका जो डायरेक्शन होगा, जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन का डायरेक्शन होगा, हमेशा इससे O पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करेंगे उससे 30 डिग्री एंगल ही बना रहा होगा। तो अगर इसका डायरेक्शन स्पीड v है तो AO के अलोंग इसका स्पीड कितना है, ठीक है, v cos 30 डिग्री। सो वेलोसिटी कंपोनेंट along AO is v cos 30 डिग्री। AO के अलोंग वेलोसिटी जो है v cos 30 डिग्री है, जिसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, cos 30 डिग्री को हम लोग √3/2 लिखेंगे, v इंटू √3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है जो डिस्टेंस AO कवर करना होगा उसको, AO जो डिस्टेंस निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेंट्रॉइड जो है मीडियन का, मतलब किसी वर्टेक्स से अगर मीडियन तुम देखोगे, मीडियन किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल का अगर मीडियन निकालो, वो मीडियन इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है ना। तो ये अगर डिस्टेंस d दे रखा है, साइड का जो डिस्टेंस है वो d दे रखा है, d दे रखा है, क्या दे रखा है, कुछ दे रखा है, हाँ d दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में।
साइड डी दे रखा है, तो ये जो होगा ये साइड d/2 हो जाएगा यहाँ सेंटर से इसका। तो पूरा मीडियन का जो मीडियन है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इसका एल्टीट्यूड सब एक ही होता है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसमें जो एल्टीट्यूड का जो लेंथ होगा, मतलब सो मीडियन का जो लेंथ कर लो, दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये हो गया 4d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, 3d स्क्वायर बाय 4 का रूट अंडर, तो ये हो गया रूट 3/2d। तो ये एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तुम लोग को पता भी है, रूट 3/2d होता है। ठीक है, अब मीडियन निकल गया। अब मीडियन को जो सेंट्रॉइड है ये किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये जो डिस्टेंस होगा AO वो क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ रूट 3/2d। जो मीडियन का लेंथ है उसका 2/3 लेंथ डिस्टेंस होता है AO। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? d/√3 हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होगा तो √3 बचा, तो d/√3 हो गया AO का लेंथ। जब AO का लेंथ हमको d/√3 निकल गया और वेलोसिटी इसके अलोंग पता है, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, मतलब d/√3 डिवाइडेड बाय v√3/2। सो दिस इज इक्वल टू 2d/3v हो जाएगा। सबको समझ में आया? तो बस का कोई उपाय कर रहे हैं। क्या बेटा? किसी को नहीं समझ में आया क्या? किसी ने पूछा क्या अभी? आवाज क्लियरली नहीं आई थी। किसी को अगर पूछना है तो बताइए, कुछ बताना है इसमें, कुछ समझाना है जो नहीं समझ में आया? समझ आ गया सर। अच्छा, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था C। मान लो इसको AD मान लेते हो और ये पॉइंट है O, तो उसी के हिसाब से हम लोग निकालें। ये जो मीडियन का लेंथ है मतलब AD का लेंथ दे रखा है, और जब AO निकालना होगा AO 2/3 ऑफ AD हो जाएगा। So AO is equal to 2/3 of AD। अब एक और तरीका है जहां पे हम लोग इसको सबने लिख लिया इसको? एक इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में हम लोग थोड़ा सा आसान पड़ता है, इसलिए कि अब हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि फाइनली जो ये दोनों मीट किया है, A और B वाला जो मीट किया है, टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर किया होगा एक दूसरे के बीच में। तो इनिशियल जो डिस्टेंस है A और B के बीच में वो कितना है? D है। So the relative distance between A and B is D, right? So initial separation between A and B is equal to D। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा आपको। तो सेपरेशन इनके बीच में A और D है, एंड वेलोसिटी by which this separation is decreased। ये सेपरेशन किस रेट से डिक्रीज होगा? देखो, इधर का डायरेक्शन, इधर का वेलोसिटी v अगर मानते हैं और इसका भी वेलोसिटी v मानते हैं, तो इसका कंपोनेंट ये 60 डिग्री है,
तो component of velocity of B along A, component of velocity of B along A is equal to V cos 60 degree, मतलब V by 2 हो गया, and so velocity by which separation is decreased is equal to जो A का वेलोसिटी है V और जो B का A के अलॉन्ग वेलोसिटी है वो V by 2, इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा A के अलॉन्ग वो होगा V cos of 60 डिग्री, जिसको हम लोग V by 2 लिख रहे हैं, और जो वेलोसिटी ये है ये V है, तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अप्रोच कर रहा है तो वेलोसिटीज ऐड हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू V प्लस V by 2, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3V by 2, और डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में D है, वेलोसिटी 3V by 2 है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी D डिवाइडेड बाय 3V by 2, सो विच इज इक्वल टू 2D by 3V। ऐसे भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. अभी ये डाउट्स लेते हैं, जो डीपीपी है मोशन इन वन डायमेंशन का, उसके डाउट्स ले रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ये 6 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, 30/5 होना चाहिए था, मिसप्रिंट है बेसिकली। सो क्वेश्चन कह रहा है मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे, है ना, तो जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर का है, विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, इसका जो स्पीड है, सो दिस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। Finding the market close, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर, और जो वापसी का स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 50 मिनट्स, हम लोग को ये 50 मिनट में इसका एवरेज स्पीड क्या था वो निकालना है। पहले तो ये निकाल लेंगे कि टाइम इधर से ए से बी जाने का टाइम t1 मानते हैं, अगर t1 क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 2.5/5 मतलब 1/2 आवर्स, ठीक है। और उसके बाद
जो वापसी का टाइम है t2, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड 2.5 बाय 7.5, 1/3 आवर्स, इसको कर लेंगे मिनट्स में कन्वर्ट तो 20 मिनट होता है, और ये कितना होता है 30 मिनट होता है। दोनों मिला के टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2 हो जाएगा 50 मिनट्स। तो 50 मिनट हो गए जाने में और वापस आने में, जो टोटल टाइम है दैट इज इक्वल टू 50 मिनट्स। अब एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 50 मिनट, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लोगे 50/60 हो जाएगा। तो 5/50 इंटू 60 हो गया। सो ये 5 कैंसिल हो गया। सो दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes. यस सर। ठीक है, एक एक करके ले रहे हैं। बेसिकली पहले जिसका आया था उसको हम ये कर ले रहे हैं। बाद में मतलब अभी जो इन्होंने आज भेजा है उनका डाउट अगर अलग से है तो वो हम अगली क्लास में पिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है in one dimensional motion instantaneous speed v satisfies 0 is less than equal to v is less than v naught। तो 0 और v naught के बीच में ये v वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड v। So the displacement in time t must always take non-negative values। ये आपको बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है 0 और v naught के बीच में है, 0 से बड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है डिस्प्लेसमेंट x इन टाइम t सेटिस्फाइज माइनस v नॉट t से v नॉट t के बीच में होगा। ओके, और दूसरा द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर और मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट्स। सो इसको अगर देखेंगे सो बेसिकली यहाँ पे देखो जो कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड v है। ठीक है, तो v का स्पीड बात कर रहा है। जब हम वेलोसिटी बात करेंगे तो वेलोसिटी जो है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। समझ रहे हो ना, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा है। स्पीड में तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, वेलोसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मान लो नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस वी नॉट इंटू टी हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, और प्लस वी नॉट इंटू टी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? माइनस वी नॉट टी से प्लस वी नॉट टी के बीच में वेरी करेगा। तो ये ऑप्शन सही है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये भी हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, सो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 58 वाला कह रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ a speed 4 meter per second. A man is moving horizontally with a velocity 3 meter per second. The velocity of rain with respect to man is given as। तो ये देखो। सर हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, 57 पूछा था, ये तो मतलब साथ में चले गया था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पे आते हैं।
a ball is dropped vertically from a height d, एक बॉल को हम लोग वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट d हम लोग इसको ड्रॉप कर रहे हैं above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. तो ग्राउंड पे टकराया, टकराने के बाद ये d by 2 के हाइट तक आता है. टकराने के बाद it hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2, neglecting subsequent motion and air resistance. Right? Its velocity v varies with height h above the ground can be plotted as. तो इसका हम लोग को velocity with height h above the ground हम लोग को प्लॉट करना है. तो देखो जैसे जैसे जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, राइट? तो वेलोसिटी इस पे और ये एक h हाइट पे, इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, वेलोसिटी और हाइट h को. तो आप ये देखो कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो v हम लोग के पास इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v u और डिस्टेंस में के बीच में. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 लोगे, 0 स्क्वायर प्लस 2a जो भी x डिस्टेंस होगा यहाँ से, राइट? तो नीचे से उसका हाइट कितना होगा, नीचे से हाइट ये जो मेजर कर रहा है विथ हाइट h अबव द ग्राउंड, तो ये है हाइट h किसी मोमेंट पे. तो अगर हम लोग ये डिस्टेंस x निकाल रहे हैं तो x क्या हो जाएगा, d माइनस h हो जाएगा. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू d माइनस h हो जाएगा. So that means v square is equal to 2ad minus 2ah. तो अब तुम देखो v y एक्सिस पे है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax जैसा इक्वेशन आ रहा है. अभी तुरंत मैंने बताया था y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, राइट? तो पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड मतलब कि इस तरह से कुछ एक वैल्यू आएगा, ठीक है? तो v जैसे जैसे h इंक्रीज करेगा, है ना, h डिक्रीज करेगा, सॉरी. सो जैसे जैसे h डिक्रीज करेगा v इंक्रीज करेगा. तो इनिशियली मैक्सिमम हाइट पे है ना, और वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद तो g का वैल्यू हम लोग, अब इसमें जो क्वेश्चन में ठीक से दिख भी नहीं रहा है, 62 है ना. सो अब ये देखो इनिशियली ये कहाँ पे था, मैक्सिमम हाइट d पे रहा होगा, ठीक है? और जब d पे था उसके बाद जब वहां पर से गिरना शुरू करेगा तो v का वैल्यू बढ़ना शुरू करेगा, राइट? v का वैल्यू अगर हम नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं और ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो नीचे के डायरेक्शन में अगर बढ़ना शुरू करेगा तो ये जो है ये इस तरीके से इसका मोशन हो जाएगा. मतलब ये ग्राफ होगा तुम्हारा, जब d जैसे जैसे कम हो रहा है v का वैल्यू बढ़ रहा है, राइट? अगर हम लोग इस डायरेक्शन को लेते हैं, हम एक एक करके नेगेट करेंगे. पहले तो हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आंसर इसका क्यों है कि ये जैसे जैसे बढ़ेगा d का वैल्यू घटेगा, v का वैल्यू बढ़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ. अब जब ये ऊपर जाता है तो मैक्सिमम कितना तक पहुंचता है, d by 2 तक पहुंचता है. मतलब टकराने के बाद इसका स्पीड कम हो गया है, और जैसे जैसे ये फिर से ये बढ़ेगा v का वैल्यू कम होता जाएगा और ये फाइनली v का वैल्यू 0 हो जाएगा जब यहाँ पे आएगा. तो ये कुछ जो है इसका स्पीड कम हुआ है टकराने के बाद, और उसके बाद ये जब ये d by 2 पे पहुंचा तो उस समय इसका वेलोसिटी 0 हो गया. तो ये जो ऑप्शन है, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सॉरी ये नहीं हो, ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर से d से आया, राइट?
और उसके बाद जैसे ही टकराया उसका वेलोसिटी ऑपोजिट हो गया, ऊपर जाने वाला हो गया, तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, और उसके बाद d/2 तक ऐसे नेगेटिव। ये वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं, ये वाला क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, डी के साथ जब ये डी पे था, अगर मान लो ऊपर के डायरेक्शन को ही हम नीचे के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेते हैं, तो यहां से ये वेलोसिटी बढ़ता गया, जब डी 0 आया मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ। बट जैसे ही चेंज करेगा, मतलब टकराने के बाद, टकराने के पहले ये इधर मूव कर रहा था, टकराने के बाद इधर मूव कर रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होगा। जिधर तुम ले रहे हो यहाँ पे पहुंचा 0 पे, तो उसके बाद ये ऑपोजिट पहुंच जाएगा, यहां से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब इसको भी हम बना सकते थे, बट ग्राफ अगर ऐसे होता तो फिर दूसरा ग्राफ ये ऐसे होता, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इधर अगर प्लस v है तो इधर माइनस कुछ होगा वेलोसिटी, क्योंकि बॉल जब नीचे गिर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ऊपर जाने समय नेगेटिव वेलोसिटी ले। क्लियर है? इसीलिए ये वाला नहीं है, और सिमिलरली इसीलिए ये वाला नहीं है, स्ट्रेट लाइन वाला तो नहीं ही होगा। बच गया ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। अनामिका क्लियर है? यस सर। यस सर। ये 68 वाला जो है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, a particle moving along x axis has acceleration f। ठीक है, एक पार्टिकल है x एक्सिस के along मूव कर रहा है, राइट, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो f है। ठीक है, एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन एज, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, 1 - t अपॉन t हो गया, वेयर f0 एंड t आर कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट है, ये जो f0 का वैल्यू और t का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब f और t वेरिएबल्स। द पार्टिकल t is equal to 0 has 0 velocity. When f0 is equal to 0, the particle velocity vx is. So, अब कह रहा है, the particle at t is equal to 0 has 0 velocity. At t is equal to 0, v is equal to 0. तो अब क्या है, बेसिकली ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, जिसको हम लोग लिख सकते हैं f0 इंटू 1 - t अपॉन t हो गया। ठीक है, सो इससे हमारा क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू f0 1 - t बाय कैपिटल T dt, और इसका इंटीग्रेशन। अब dv का वैल्यू कहां से कहां तक, देखो t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 0 है, v तक निकालना है, और ये टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर t तक वेरी कर रहा है। क्लियर है बच्चों? सो अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस 0 हो गया, इज इक्वल टू, अब इसको ओपन कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ f0 dt, 1 है यहाँ पे, f0 dt माइनस f0 बाय t dt। ये इंटीग्रेशन 0 से t है, यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से t। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू f0 t माइनस ऑफ f0 t स्क्वायर अपॉन t हो गया। ठीक है, अब v इज इक्वल टू, अब t का वैल्यू, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 और t इस पे, तो ये v इज इक्वल टू f0 t माइनस f0 t स्क्वायर बाय, सॉरी t स्क्वायर बाय 2t होगा। t का t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 होता है ना, तो f0 t स्क्वायर बाय 2t हो गया। अब हम लोग को कह रहा है व्हेन
F0 इज इक्वल टू 0, उस समय आपको वेलोसिटी निकालने बोला है. When F0 is equal to 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन कुछ गलत है क्या, 68. ये भी गलत है, ये यहाँ पे ना F0 नहीं होगा, यहाँ F होगा. When F is equal to 0, ठीक है. तो F is equal to 0 का मतलब कि यहाँ पे आपको ये इसमें पुट करके देखना पड़ेगा. When F is equal to 0, ये गलत है बेटा, जिसने भी पूछा ना, F0 यहाँ पे नहीं होगा. When F is equal to 0 करेंगे तो 0 is equal to F0 into 1 minus T by capital T. तो F0 को इधर लेके चले जाओगे तो 0 is equal to 1 minus T upon capital T, और T by capital T is 1 और T is equal to capital T. तो तुमको जब टाइम कैपिटल T के बराबर है उस समय वेलोसिटी निकालना है. तो वो जो वेलोसिटी निकालना होगा तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, V0 into कैपिटल T है ना, टाइम T is equal to कैपिटल T पुट कर लेंगे, माइनस F0 into T स्क्वायर बाय 2T. ये कैंसिल करेंगे तो ये कैपिटल T होगा. सो V is equal to F0 T minus F0 T by 2. So this is F0 T by 2. So F0 T by 2 ऑप्शन A हो गया 68 का. ठीक है, ये F0 नहीं है, F is equal to 0. क्लियर है बच्चों? सर एक बार फिर से समझा दीजिए. ये क्वेश्चन में तुमको देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. वहां पे एक्सेलरेशन को कुछ भी तुमको बोल दिया, एक फंक्शन f बोल दिया, तो एक्सेलरेशन फंक्शन f कैसे डिपेंडेंट है, F0 into 1 minus T by T कैपिटल T पे. F0 और कैपिटल T क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, वेरिएबल नहीं है. बस वेरिएबल क्या है, टाइम वेरिएबल है. तो ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है. तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन F0 1 minus T by T कर लिया. इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं. भाई जब टाइम 0 से लेके t तक होगा तो वेलोसिटी 0 से v होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 पे 0 वेलोसिटी. ठीक है, तो v इज इक्वल टू ये F0 dt 0 से t हो गया. बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो dt को और F0 को अंदर लेके चले जाओ तो F0 into 1 into dt माइनस F0 by कैपिटल T into t dt. यहाँ तक क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होता है, और जो dt का इंटीग्रेशन यहाँ पे t हो जाएगा तो F0 t माइनस F0 t स्क्वायर बाई 2t. ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी होगी. अब तुमको एक और कंडीशन दे रखा है. कंडीशन ये दे रखा है कि जब f का वैल्यू 0 होगा तब पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, ये बताइए. मतलब जब f का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है f इज इक्वल टू F0 1 माइनस T बाई 2, हम लोग क्या करेंगे, f का वैल्यू 0 रख के हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे कि किस टाइम पे f का वैल्यू 0 हो रहा है. तो f का वैल्यू 0 किस टाइम पे हो रहा है, जब t इज इक्वल टू कैपिटल T हो रहा है, तब f का वैल्यू 0 हो रहा है. तो t इज इक्वल टू कैपिटल T. अब हम लोग ये जो v वाला जो ये जो था इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो ये t इज इक्वल टू कैपिटल T ये 1 वाले में जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो हमारा v का वैल्यू आ जाएगा F0 T by 2. यही हमें निकालना है. क्लियर है? यस सर. चलो विल स्टॉप हियर फॉर द डे. इसके आगे के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग. ठीक है, अब तुम्हारा काम है वीकेंड पे पूरा HC वर्मा जो काइनेमेटिक्स वाला जो एक्सरसाइज है पूरा करना है. सबके पास HC वर्मा है? Yes, sir. Yes, sir.
जिनके पास नहीं है मैं अभी ग्रुप में डाल भी दूंगा इसको स्कैन करके, जो क्वेश्चंस हैं और आंसर्स इसके, तो जिससे तुम लोग कर सको। तो टोटल 52 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव 1 पूरा करना है, ठीक है। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ तुम लोग को। ऑब्जेक्टिव 1 जो होता है, खासकर नीट के बच्चों को ऑब्जेक्टिव वाला जो एक्सरसाइज है उस पर बहुत फोकस करो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 करना है और उसके बाद एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज तुमको कॉन्सेप्ट सीखने में हेल्प करेगा और ये तुमको नीट की तैयारी में हेल्प करेगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे जाते हैं नीट और जेई दोनों में। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. एचसी वर्मा का तुमको जो चैप्टर करना है ये काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर करना है। और तुम लोग का तैयारी चल रहा है ना अक्टूबर में एग्जाम का? अक्टूबर में जो एग्जाम है उसकी तैयारी चल रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। मतलब बढ़िया से तैयारी कीजिए। पहला टेस्ट होगा, पता चलना चाहिए कि क्या कर रहे हैं आप लोग, है ना। अक्टूबर वाले एग्जाम में मोशन इन प्लेन तक ही हम पूछेंगे, यहीं तक पूछेंगे। इसके आगे अगर जो भी पढ़ाएंगे तो वो एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में तुम्हारे 4 चैप्टर आएगा। पहला आ गया वो जो चैप्टर हम लोगों ने करा था एरर एनालिसिस वाला और यूनिट डायमेंशन वाला, ये जो चैप्टर था ये चैप्टर पूछेंगे। दूसरा जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तीसरा वेक्टर्स और चौथा मोशन इन अ प्लेन। ये तुम्हारा सिलेबस है फिजिक्स का, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए। बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर।